गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं नीलम हुम्रे ऑनलाइन एजुकेशन में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और इसमें आज जो हम घटक देखने वाले हैं वो है दो लघु कथाएं पूरक पठन। तो चलो देखते हैं दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं ए पूरक पठन है। ए नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने लिखा हुआ पूरक पठन है। थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। नरेंद्र कौर छाबड़ा जी एक मानी कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें मेरी चुनिंदा लघु कथा है आदि ये उनकी प्रमुख कृतियां है। ये जो दो लघु कथा है उसमें कंगाल और सही उत्तर ये जो दो लघु कथाएं ली है ये उनकी मेरी चुनिंदा लघु कथाएं इसी कृतियों में से ली हुई ये दो लघु कथाएं है। इस दो लघु कथा में प्रथम लघु कथा में लेखिका नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़े दुकानों में, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे देके सामान खरीद लेते हैं। इसके उलट जब हम किसी फेरी वाले के पास, रेडियो वाले के पास या खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच को बदलना है। यहाँ इस प्रथम लघु कथा में जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति है इस मानसिक प्रवृत्ति के बारे में लेखिका ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बताया है। अभी यही हमें क्या करना है, यही जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति है उसे हमें यहाँ बदलना चाहिए। और जो दूसरी लघु कथा है इस दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है कि यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता करता है। मतलब अगर समाज में भ्रष्टाचार है फिर भी अगर हम सत्य के मार्ग से ही जा रहे हैं तो एक ना एक दिन हम हमारी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं, ये यहाँ दर्शाया है। तो चलो देखते हैं दो लघु कथा में। पहली जो लघु कथा है वो है कंगाल। पहली लघु कथा का नाम है कंगाल। अभी इस प्रथम लघु कथा में नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेडी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच को बचना चाहिए और इस सोच को हमें बदलना चाहिए। ये जो प्रथम लघु कथा है इसका नाम ही कंगाल है, क्योंकि इस लघु कथा में हमारे पास बहुत पैसा है फिर भी अगर हम किसी गरीब इंसान के पास से या फेरी वालों के पास से कुछ सामान खरीदते हैं तो हम पैसे कम करने के लिए उसके साथ बहस करते हैं। तो ये जो हमारी जो प्रवृत्ति है, ये जो हमारी मानसिकता है, इसे हमें बदलना चाहिए। और इसीलिए यहाँ लेखिका ने इंसान को कंगाल कहा है। मतलब उसके पास सब कुछ है, धन है, पैसा है, फिर भी वो जब किसी गरीब व्यक्ति से सामान खरीदता है तो पैसे के लिए झिकझिक करता है। इसका मतलब वो क्या है, निर्धन है, गरीब है और सचमुच का ही कंगाल है। और यही इसी मानसिक प्रवृत्ति के ऊपर चित्रण इस लघु कथा में किया गया है। और ये जो हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है कि हर वक्त पैसे कम करने के लिए गरीबों के साथ बहस करना, तो ये मानसिक प्रवृत्ति हमें यहाँ बदलनी चाहिए। अभी
इस गद्य में देखो, पहले गद्य में पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना है, उसके बाद उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। देखो, यहाँ अंडरलाइन किए वर्ड्स का मीनिंग नीचे दिया गया है। वर्ड्स के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो शब्दार्थ के लिए, और शब्दार्थ अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आए तो ये जो पूरा पठन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। अभी भीषण यानी क्या? भयानक। मतलब इस वर्ष बहुत भयानक और बहुत गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। अंगारे से यानी गरम, मतलब दिन में भी बहुत सारी गर्मी महसूस होती थी। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू यानी गरम हवा, रात में भी हवा चलती थी, वो भी कैसी थी? बहुत ही गरम हवा थी, इसे लू कहा गया है। और उमस से चैन नहीं मिलता था। उमस यानी क्या? जैसे हवा बंद होने से जो हमें गर्मी महसूस होती है उसे कहा जाता है उमस। तो रातों में भी हवा बंद हुई तो भी उमस से चैन नहीं मिलता था। मतलब रातों में भी गर्म हवा चलती थी, अगर हवा बंद हुई फिर भी बहुत ही गर्मी महसूस हो रही थी। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि इस घुटन भरे और लिजलिजे यानी पिलपिला, मतलब इस बेढंगे अशोभनीय वातावरण से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर जाके आए, पहाड़ों पर बिता के आए, ऐसा उन्होंने यहाँ सोचा है। अभी क्यों? क्योंकि ये दिन बहुत ही भयानक गर्मी पड़ी थी, इस वजह से। अभी आगे देखो, अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। देखो, अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अभी गर्मी से राहत पाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो पहाड़ों पर जाना पसंद किया। तो वो अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ 2-3 दिनों में ही, वहाँ पहुँचते ही 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। देखो, मतलब यहाँ मन में सुकून सा यानी शांति महसूस यानी फील, उन्हें 2-3 दिनों में ही वहाँ पहाड़ों पर जाने के बाद गर्मी से राहत मिली और मन को एक तरीके की अलग सी शांति मिली, सुकून मिला। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, अभी ये किस वजह से, पहाड़ों पर किस तरीके का सौंदर्य है, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, कौन कौन से जो पहाड़ों के कौन कौन से घटक है कि जो पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, और इस सौंदर्य को देख के ही वहाँ 2-3 दिनों में सुकून सा महसूस होने लगा, गर्मी से राहत मिली। वहाँ के हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े थे। पहाड़ है तो वहाँ के जो हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े थे। ये दृश्य देखकर, दीर्घता सिद्ध करने वाले बड़े बड़े वृक्ष देखकर, पहाड़ों की नीरवता, नीरवता यानी क्या? एकांत, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर करना, अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, मतलब पहाड़ों में बहुत ही शांतता होती है, तो वहाँ बिल्कुल भी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, और उसी वक्त अगर झरने की आवाज़ आ रही है तो वो क्या कर रहे हैं? खुद का अस्तित्व, खुद का जो प्रेजेंस है वो वहाँ सिद्ध कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ों की वजह से पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य है वो बढ़ा हुआ है।
अ, और जो ये सब चीज़ें कि जैसे हरे भरे पहाड़, दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता, झरने की आवाज़, ये सभी जो है ये मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यानी पर्याप्त यानी क्या, काफ़ी थे। ये मन बदलाव के लिए काफ़ी थे। अभी आगे देखो। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? अभी देखो, उन्होंने सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या, 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। देखो, अभी वो गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों पर तो आए। पहाड़ों पर की जो सुंदरता है, उस सुंदरता की वजह से उन्हें गर्मी से राहत मिली। अभी पहाड़ों पर आए तो वो उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। टहलना यानी क्या, घूमना। झील किनारे टहल रहे थे। अभी टहलते टहलते उन्हें क्या देखा? उन्होंने एक भुट्टे वाला, एक भुट्टे वाले को उन्होंने देखा। अभी भुट्टे वाला यानी क्या, भुट्टा बेचने वाला। वहाँ अंडरलाइन किए वर्ड का अर्थ देखो, भुट्टे वाला यानी भुट्टा बेचने वाला। एक भुट्टे वाला आया और बोला। अभी क्या बोला देखो, साहब भुट्टा लेंगे? उसने पूछा कि आप भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। अभी ये भुट्टे वाला गरीब बेचारा, उसे तो अपने भुट्टे बेचने थे, तो इसीलिए वो जो भी वहाँ घूमने टहलने लोग आते थे तो उसे भुट्टा बेचने का वो काम करता था। अभी उसने पूछा, गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूं? सहज ही पूछ लिया, कितने का है? तो उन्होंने क्या किया, सहज ही उसे पूछा। सहज यानी सीधे ही, यानी सहज तरीके से, सीधे तरीके से उसने पूछा, कितने का है? तो भुट्टे वाले ने जवाब दिया। भुट्टे वाले ने क्या जवाब दिया देखो, 5 रुपए का। भुट्टा कितने रुपए का है? 5 रुपए का। अभी क्या मतलब, वो हैरान हो गए कि भुट्टे की कीमत 5 रुपए। अभी 5 रुपए में एक भुट्टा, हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। मतलब वहाँ भुट्टे वाले ने जो भुट्टे की कीमत बताई 5 रुपए, उससे वो हैरान हो गए। अरे 5 रुपए का एक भुट्टा, हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ देखो, जब भी कोई भी पर्यटन स्थल हो, वो पर्यटन स्थल मतलब मर्यादित स्थल तक वो क्या रहता है, खुला रहता है पर्यटकों के लिए। तो वहाँ जो पर्यटकों की जो भीड़ रहती है वो हमेशा नहीं रहती। कभी हर एक मौसम में वो छुट्टियों के दिनों में, मतलब पर्टिकुलर मौसम में ही वो भीड़ रहती है। तो इसीलिए वहाँ के जो बेचने वाले होंगे, फेरी वाले होंगे, उन क्या करते हैं, वो उस वस्तुओं की कीमत बढ़ाते हैं। और इसीलिए पहाड़ों पर भी इस भुट्टे वाले का जो भुट्टा है उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपए। भले हमारे शहर में इस भुट्टे की कीमत 2 रुपए है, पर यहाँ पहाड़े जहाँ पर्यटन क्षेत्र है वहाँ ये कीमतें बढ़ा दी जाती है। और इसीलिए यहाँ एक भुट्टा कितने रुपए का था, 5 रुपए का था। अभी उन्होंने कहा कि आप 3 दे दो, पर भुट्टे वाले ने क्या कहा देखो, नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। मतलब भुट्टे वाला बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ 5 से कम रुपए में देने के लिए। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। तो उन्होंने भी बिल्कुल भी नहीं लिया, वो आगे बढ़ गए। अभी 5 रुपए बोल रहे तो क्यों ले।
देखो, यहाँ ही मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति है वो दिखाई दे रही है। अभी भुट्टे वाला बेचारा गरीब वो भुट्टा बेचने का काम कर रहा है और उस भुट्टे के बेचने के ऊपर ही उसका पेट पल रहा है। अभी ये 5 रुपए में बोल रहा है और उसे कम करने को बोलूँ तो भी वो कम नहीं कर रहा, इसीलिए वो उसे छोड़कर वो आगे बढ़ गए। अभी आगे देखो। एकाएक पैर थिटक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो, एकाएक यानी अचानक, ठिठक यानी रुक जाना, ठहरना, झिकझिक यानी मोलभाव करना, पैसे कम ज्यादा करना, उसे कहा जाता है झिकझिक। कंगाल यानी गरीब, निर्धन। अभी इसमें क्या बताया है देखो। एकाएक पैर थिटक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं। देखो, अभी भुट्टे वाला तो 5 रुपए से कम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो वहां से आगे निकल पड़े। अभी आगे गए तो उनके मन में एक विचार आया। अचानक से उनके मन में विचार आया कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, मतलब हमें घूमना फिरना तो अच्छा लगता है और इसीलिए हम पहाड़ों पर घूमने आए। और इसके लिए ये मुफ्त में तो नहीं है घूमना, इसके लिए क्या हजारों रुपए खर्च करके आए हैं और अच्छे अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम, मतलब कितने गरीब है। असलियत में तो हमारे पास बहुत पैसा है, इसीलिए तो हम यहाँ घूमने आए और अच्छे होटलों में रह रहे हैं। दुकानों में, बड़े मॉलों में अगर कुछ चीजें हम खरीद रहे हैं तो उनसे बिना दाम पूछे हम उसे उनके पैसे चुका देते हैं। पर अगर हम किसी भाजी वाले, सब्जी वाले के पास या गरीब से कुछ खरीदना चाहते हैं तो हम उसके साथ झिकझिक करते हैं। इसका मतलब सचमुच के ही हम बहुत ही गरीब है और बहुत ही कंगाल है। ये यहाँ प्रवृत्ति के बारे में यहाँ कहा गया है कि खुद के पास पैसा होकर भी वह क्या करते हैं, गरीब लोगों के साथ पैसे, चीज, वस्तुओं का दाम कम करने के लिए झिकझिक करते हैं। मतलब ये जो इंसान की जो मानसिक प्रवृत्ति है, ये जो मानसिकता है वो बहुत बुरी है और उसे हमें क्या करना है, बदलना चाहिए। और यही हमारी मानसिकता रही तो हम सचमुच के बहुत ही गरीब है। कितना भी हमारे पास पैसा हो पर हमारे मन में अगर ये मानसिकता है तो हम बहुत ही गरीब है, हम सचमुच के कंगाल है। और यह उनके मन में विचार आया और इसीलिए उन्होंने क्या किया देखो, उल्टे कदम वो लौट गए। उल्टे कदम लौटा और उन्होंने 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़े अपनी राह। उन्होंने क्या किया, उल्टे कदम लौटे और भुट्टे को खरीदा। एक भुट्टा कितने रुपए को था, 5 रुपए को। और इसीलिए उन्होंने 5 रुपए का एक भुट्टा इस तरीके से 20 रुपए में उन्होंने 4 भुट्टे खरीदे और वो आगे बढ़े। और अब उनके मन को सुकून अनुभव कर रहा था। अभी उनका मन शांत हो गया, मतलब अभी उनके मन को शांति महसूस हो गई कि मैंने उस गरीब इंसान के साथ बिना झिकझिक किए उसके पास से उसी दामों में भुट्टे खरीदे। तो अभी उनके मन को बहुत ही शांति मिली और सुकून सा महसूस हो गया। तो ये थी हमारी
जो कंगाल ए लघु कथा थी। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है बच्चों कि हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ दाम कम करने के लिए कभी भी झिकझिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब इंसान भी अपना पेट पालने के लिए वो वहाँ कुछ ना कुछ बेचने आता है। तो इसीलिए हमें किसी भी गरीब इंसान के साथ उसकी चीज़ों का दाम कम करने के लिए कभी भी झिकझिक नहीं करनी। वो जिस दाम में कह रहा है उस दाम में हमें चीज़ें खरीदनी है। और ये जो हमारी मानसिकता है कि झिकझिक करना, पैसे का दाम कम करना और फिर वस्तुएं खरीदना, ये जो हमारी प्रवृत्ति है उसे हमें बदलना चाहिए। और इस लघु कथा से हमें यही सीख मिलती है। अगर हमारी ये प्रवृत्ति नहीं बदली तो सचमुच के बच्चों हम क्या है? बहुत ही कंगाल है, बहुत ही गरीब है। मतलब हमारे मन की ये जो प्रवृत्ति है वो हमें कंगाल होने के लिए जवाबदार है। वो इसीलिए हमें हमारी जो प्रवृत्ति है उसे हमें बदलना चाहिए। ये थी प्रथम लघु कथा कंगाल। उसके बाद दूसरी जो लघु कथा है वो है सही उत्तर। इस लघु कथा में, दूसरी लघु कथा में लेखिका चंद्रकोर छाबड़ा, इसकी लेखिका कौन है? चंद्रकोर छाबड़ा। लेखिका ने इसमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। मतलब हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं तो हमें हमारी मंजिल पाने में बहुत मुश्किलें आएंगी। हमारी मंजिल आसानी से हमें नहीं मिलेगी। पर अगर हम उस राह पर जा रहे हैं, सत्य की राह पर जा रहे हैं, तो कभी ना कभी हम हमारे मंजिल तक, हम हमारे लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे और हमें हमारी मंजिल मिलेंगी। हमें हमारी मंजिल नहीं मिल रही तो हम सत्य की राह को छोड़कर असत्य के मार्ग पर जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो सत्य का मार्ग कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। तो इस दूसरी लघु कथा में हमें यही देखना है कि हमारे समाज में जो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचारी है, इस वजह से जो लोगों को जो तकलीफ हो रही है, पर वो अगर लोगों ने सत्य की राह नहीं छोड़ी, वो सत्य की राह पर ही चल पड़े, तो वो अपनी मंजिल को आसानी से पा सकेंगे। मंजिल पाने में देर लगेगी पर मंजिल उन्हें ज़रूर मिलेंगी। तो यही अभी हम देखने वाले हैं इस दूसरी लघु कथा सही उत्तर में। अभी इस लघु कथा में देखो सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में कुछ तो था नहीं। देखो, आवेदन, आवेदन यानी क्या? अप्लाई करना, यानी किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना, उसे हम क्या बोलते हैं? आवेदन। साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, मुलाकात। यहाँ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, जो भी हमारा जो 10वीं पास का हो, 11वीं 12वीं पास का हो,
तो इसे क्या कहा जाता है? प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। योग्यता यानी हमारी योग्यता क्या है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या है? चयन करना, चुनाव करना, सिलेक्ट करना। चयन यानी सिलेक्शन यानी चुनाव करना, उसे चुनना। हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा जो आजू बाजू का जो समाज है, हमारी सोशल ऑर्डर, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक व्यवस्था। कोसना, कोसना यानी भला बुरा कहना, उसकी निंदा करना, घृणा करना, उसे क्या कहा जाता है? कोसना। चलो अभी हम उसका अर्थ देखते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था? सही उत्तर में एक युवक के बारे में कहा गया है। अभी ये जो युवक है वो नौकरी की तलाश में है। अभी हमें नौकरी चाहिए होती है तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो आवेदन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उस युवक ने अब तक कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए वो युवक आवेदन कर चुका था, नौकरी के लिए, काम के लिए वो अप्लाई कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था यानी इंटरव्यू दे चुका था बहुत सारी जगहों पर जाकर। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। मतलब उसके पास उसके जो भी सर्टिफिकेट है उसका, वो भी उसके प्रमाण पत्रों की जो फाइल है वो भी उसको अपने नौकरी पाने में सफलता नहीं दिला सकी, उसे नाकामयाबी ही मिल रही थी। हर जगह अभी नाकामयाबी मिल रही थी, वो किस वजह से? क्योंकि हर जगह क्या दिखाई दे रहा था? भ्रष्टाचार यानी करप्शन, रिश्वत का बोलबाला। मतलब आप मुझे इतने इतने पैसे दो तो मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं आपका काम करूंगा। इसे हम क्या बोलते हैं? रिश्वत। भ्रष्टाचार यानी क्या? किसी का पहले से ही नाम लेकर उस जगह उसे नौकरी दी जाती है और इंटरव्यू सब ऐसे ही नाम के लिए रखे जाते हैं। मतलब पहले से ही किसी को अपॉइंट किया जाता है। यह इसका मतलब ये क्या है? सब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। अभी इन सभी चीज़ों के कारण इस युवक को जो नौकरी है वही नहीं मिल रही थी। नौकरी के लिए उसने बहुत जगह आवेदन भी किया पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। मतलब जहाँ भी वो इंटरव्यू के लिए जाता, साक्षात्कार के लिए जाता, उसके पास प्रमाण पत्रों की फाइल है, उसकी योग्यता भी है, उसका क्वालिफिकेशन भी उस नौकरी के लिए काफ़ी है, फिर भी उसका चुनाव वहाँ नहीं हो पाता था, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। देखो, क्योंकि हर जगह जाओ नौकरी के लिए, इंटरव्यू दो, मुलाकात दो, फिर भी उसका चुनाव नहीं हो पाता था, फिर भी उसका चुनाव नहीं हो पाता था, फिर भी उसका चुनाव नहीं हो पाता था। इस वजह से वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। मतलब यहाँ हर जगह जाता था, वहाँ उसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, यही सब समाज में दिख रहा था और यही हमारी सामाजिक व्यवस्था है, ऐसे उसे लगा। तो उसे कोसने के बगैर उसके पास अभी कोई चारा नहीं था, वो बहुत निराश हो चुका था। आगे देखो, आज फिर से उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी।
साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। देखो, एक तो वो युवक निराश हो चुका था, कहीं भी जाओ उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। अभी वो आज फिर साक्षात्कार के लिए चला गया। अब तक देश प्रेम, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता था। मतलब उसे देश प्रेम के ऊपर, शिष्टाचार के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर बहुत विश्वास उसका था। लेकिन इसके बावजूद भी उसके हिस्से में क्या आती थी? असफलता। वो कहीं भी जाओ उसे नौकरी के लिए बिल्कुल भी चुना नहीं जाता था, उसे वहाँ असफलता ही मिलती थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। देखो, प्रतिनिधि मंडल यानी क्या? इंटरव्यूअर्स, के जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिमंडल मंडल। अभी प्रतिनिधि मंडल से किसी ने उसे पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। मतलब भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या सोचते हो, ये उन्होंने पूछा। अभी ये युवक उसके ऊपर क्या जवाब देता है वह देखते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। देखो, अभी युवक को जो प्रश्न पूछा गया कि भ्रष्टाचार के बारे में उसकी राय क्या है, अभी इसके ऊपर युवक अपना मत व्यक्त कर रहा है। वो क्या बता रहा है? देखो, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। मतलब अनाज में, लकड़ी आदि में लगने वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है? घून, एक छोटा सा कीड़ा। और भ्रष्टाचार भी एक ऐसी ही कीड़े की तरह है। वो क्या कर रहा है? पूरे समाज को खाने का काम कर रहा है। और इस वजह से हमारी जो सारी सामाजिक व्यवस्था है वो चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। और सच में कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। और सच में कहा जाए तो ये क्या है? देश के लिए एक कलंक है, यानी धब्बा। कलंक यानी धब्बा है। अधिकारियों के चेहरे पर यह सुनकर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उत्सुकता यानी क्या? क्यूरियोसिटी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। उन्हें इंटरेस्ट, रुचि यानी इंटरेस्ट, उन्हें रुचि महसूस होने लगी कि उस युवक ने जो उत्तर दिया उसमें वो उत्तर उन्हें बहुत पसंद आने लगा। तो दूसरे अधिकारी ने प्रश्न पूछा, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। अभी देखो, दूसरे अधिकारी ने युवक से प्रश्न पूछा कि रिश्वत को आप क्या मानते हो। अभी आगे देखो, युवक कहते हैं, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण असफलता हासिल की जा सकती है, तब भी यह समाज के माथे पर एक कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है, कहकर वह
तेजी से वहाँ से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी उसका चुनाव नहीं होने वाला। देखो अभी यह भ्रष्टाचार की बहन है। देखो, इस जैसे विशेष अवसरों पर हमें अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, मतलब रिश्वत को। रिश्वत जो है वो किसकी बहन है? भ्रष्टाचार की बहन है। इसका जो स्वरूप है वो कैसी है? स्वरूप वो कुछ कुछ वैसा है कि है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्यों को आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। देखो, अगर रिश्वत दी, किसी को पैसे दिए, तो हमारी जो भी काम है वो जल्दी से पूरा होता है। अगर हमारी फाइलें इनकम्प्लीट है तो वो जल्दी से कंप्लीट हो जाती है, आगे बढ़ती है। हमारी पदोन्नति यानी प्रमोशन, हमारा प्रमोशन बाकी है तो वो हमारी पदोन्नति होती है। हमें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी रोकी गई है तो वो हमें मिलता है। मतलब इस वजह से इतनी सारी सफलता हमें हासिल हो सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है और इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। तब भी यह समाज के माथे पर क्या है? एक कलंक है, एक दाग है, धब्बा है, और इसका समर्थन करना यानी पुष्टि करना, और इसका समर्थन कतई यानी बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। मतलब अगर रिश्वत देने से बहुत सारी काम हमारी जो काम, हमारे जो बचे हुए काम है वो हमारे पूरे होते हैं, पर भी ये क्या है? एक समाज के माथे पर एक दाग है, एक धब्बा है, कलंक है। तो इसका हमें समर्थन बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते, ऐसी मेरी धारणा है, ये युवक ने उत्तर दिया। और यह कहकर वो तेजी से वहाँ से बाहर निकल आया, और वह जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा, उसका चुनाव नहीं होगा। अभी आगे देखो। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया, और आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। मतलब यहाँ अंदर भी बैठे हुए अधिकारियों ने युवक ने जो उत्तर दिया, इस उत्तर के ऊपर गंभीरता से विचार विमर्श किया यानी डिस्कशन किया, चर्चा की। युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए, दाद देना यानी प्रशंसा करना, उसका चुनाव किया, उसे सिलेक्ट किया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। मतलब वो हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चल रहा था, और उस सत्य के मार्ग की वजह से भले उसे नौकरी मिलने में देर हुई, पर वो नौकरी उसे सत्य के मार्ग पर चलने से ही मिली। इसीलिए उसे समझ में आया कि सत्य कुछ समय के लिए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कुछ समय के लिए हम निराश हो सकते हैं, पर हम पराजित नहीं हो सकते। इसीलिए हमें हमेशा सत्य का मार्ग ही चुनना है, और जब हम सत्य का मार्ग चुनेंगे तो हमें हमारी मंजिल मिलने में देर लग सकती है, पर हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी ही। तो हमेशा बच्चों, हमें कैसे मार्ग पर चलना है? सत्य के मार्ग पर ही चलना है। तो ये इस सही उत्तर, इस दूसरी लघु कथा से हमें ये सीख मिलती है। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों लघु कथा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अभी इसके ऊपर देखो, स्वाध्याय में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको इससे लघु कथा से ढूंढकर ये प्रश्न पूर्ण करने हैं। उसमें देखो, सूचना के अनुसार कृति कीजिए, संजाल पूर्ण करना है। गर्मी की विशेषता है, कंगाल इस लघु कथा में है कि गर्मी की कौन कौन सी विशेषताएं कही गई है। देखो गर्मी कैसी है, उसमें भीषण गर्मी, रातों में
गरम लू आने वाली गर्मी, उमस भरी गर्मी, दिन को अंगारों की तरह तपाने वाली गर्मी। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। आगे देखो दूसरा प्रश्न, उसमें पूछा गया है मौसम ऐसा था। मौसम ऐसा था यानी उत्तर ढूंढते समय आपको क्या ढूंढना है कि मौसम कैसा था। मौसम लिजलिजा और घुटन भरा था। तो इन दो ब्रैकेट में आपको आंसर लिखना था, लिजलिजा और घुटन भरा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है कारण लिखिए। देखो उसमें पूछा गया है युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। अभी युवक को पहले नौकरी क्यों नहीं मिल सकी, उसका कारण लिखना था। क्या कारण था? युवक को पहले नौकरी न मिलने का कारण यह है कि सर्वत्र भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था थी और इस वजह से युवक को नौकरी न मिल सकी। दूसरा प्रश्न देखो, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। अधिकारियों ने युवक का चयन यानी युवक को क्यों चुना? आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि युवक ने अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे और इसीलिए युवक का चयन कर लिया गया। आगे देखो चौथा प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें जिस तरीके से आपको कृति दी है उसी तरीके से आपको परीक्षा में भी लिखना है। लेखक के मन के परिवर्तन के कारण, अभी लेखक का मन किस वजह से परिवर्तित हुआ वो हमें लिखना था। तो इस तरीके से लेखक के मन के परिवर्तन के जो कारण है वो आपको लिखने थे। उसमें किस वजह से लेखक के मन के परिवर्तन हो गया, वो प्राकृतिक सौंदर्य के घटक वो कौन कौन से थे ये वहाँ लिखने हैं। पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटलों में रुकना, देखो हल्का सा शोर करने वाले झरने, दीर्घता सिद्ध करने वाले वृक्ष, सीना ताने खड़े रहे हरे भरे पहाड़। और इस घटक की वजह से लेखक के मन क्या हो गया, लेखक का मन परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से स्वाध्याय आपको पूरा करना है। धन्यवाद। If any doubt you can ask me. Students, raise your hands if you are having doubts. Afreen Khan. Afreen Khan, unmute yourself. गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। यस टीचर, क्या आप फिर से क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू टीचर। सी ये देखो स्वाध्याय में प्रश्न पूछा गया था, संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें गर्मी की विशेषताएं, गर्मी की विशेषताएं बतानी है हमें कि गर्मी किस तरीके की है। कंगाल में पहले परिच्छेद में ही ये दिया है, अगर आपने परिच्छेद अच्छे से पढ़ा तो ये आंसर आपको वहाँ दिखाई देगा। उसमें भीषण गर्मी, रातों में गर्मी, लू आने वाली गर्मी, उमस भरी गर्मी, दिनों को अंगारों की तरह तपाने वाली गर्मी, ये है गर्मी की विशेषताएं। दूसरा प्रश्न देखो, मौसम ऐसा था। अभी ये प्रश्न पूछा गया है, मौसम कैसा था इस बारे में हमें लिखना है। वहां दिया है देखो, घुटन भरा लिजलिजा। तो ये दो शब्द सिर्फ आपको वहां लिखने हैं, लिजलिजा और घुटन भरा। आगे कारण पूछा है कि युवक को पहले नौकरी न मिल सकी।
युवक को पहले नौकरी न मिलने का कारण यह है कि सर्वत्र भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था, और इस वजह से युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। अधिकारियों ने युवक का चयन क्यों किया, ये हमें लिखना था। तो क्यों? क्योंकि अधिकारियों को उनके द्वारा जो पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर युवक ने दिए थे। तो आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि युवक ने अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। ये उसका इस तरीके से हमें कारण लिखना है। बच्चों, स्वाध्याय को सॉल्व करते समय आपको जो परिच्छेद दिया है, जो टॉपिक है, उसे अच्छी तरीके से रीड करना बहुत ज़रूरी है, तब आपको आंसर आसानी से लिखने आएंगे। अभी आखिरी प्रश्न देखो, उसमें पूछा गया है लेखक के मन परिवर्तन के कारण। अभी लेखक का मन क्यों परिवर्तित हुआ? उसमें वहाँ के हरे भरे पेड़ देखकर, हल्का सा झरने का आवाज यानी हल्का सा शोर जो झरने से आता था, हल्का सा शोर करने वाले झरने, दीर्घता सिद्ध करने वाले वृक्ष, प्राकृतिक सौंदर्य, और ये सब देखकर लेखक का जो मन है वो परिवर्तित हुआ। ओके, समझ में आया? आई होप मैम लेखन के मन में परिवर्तन दिखाइए ना। हेलो हेलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। हेलो हेलो। मैम यस, लेखक के मन में परिवर्तन के कारण दिखा दीजिए ना एक बार। ओके और भाषा बिंदु लिखना है। यस, वो आपको लिखना है। ओके मैम। ओके, हो गया स्टूडेंट्स? Okay, ma'am. Can we stop here now? ओके, धन्यवाद। Okay, thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Students, we have completed our Hindi lecture over here. Ma'am has explained to us 2 stories very nicely. So please go through it and understand it. And whatever questions will be asked on that topic, please revise it at home. Now we'll continue with our next lecture.